दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक टॉपिक लेके आए हैं अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम है, भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम है, उनके बारे में समझाएंगे कि हमारे कैसे कैसे मिशन गए। चंद्रयान 1, 2, 3, मंगल मिशन, गगनयान या आदित्य L1 जितने भी मिशन गए हुए हैं अंतरिक्ष में, उन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इसरो क्या है उसके बारे में बताएंगे, कैसे कैसे इसरो का विकास हुआ, उसकी स्थापना कैसे हुई, सारी चीज़ें बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम जो आज की क्लास है उसमें क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसरो के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसरो की स्थापना कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे करके आगे बढ़ा। इसके बाद देखें कक्षाएं, जो अंतरिक्ष की कक्षाएं होती हैं, अंतरिक्ष में जो कक्षाएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे LEO होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, MEO होती है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, GTO होती है, और GSO होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। इसके बाद लॉन्चिंग व्हीकल, जो प्रक्षेपण यान है, उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद फ्यूल के बारे में बताएंगे कि क्रायोजेनिक फ्यूल ईंधन क्या है, H2 + O2 को मिलाकर ये बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे PSLV GSLV, सबसे जो है महत्वपूर्ण जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे GSLV के बारे में। इसके बाद जो SLV और ASLV, ये सबसे पहले शुरुआती यान है हमारे पास जो सबसे पहले काम कर रहे थे। इसके बाद देखेंगे कि इसरो के प्रमुख केंद्र क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या इसरो के केंद्र हैं, कौन कौन से, जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। और इसरो के जो प्रमुख अभियान हैं, जैसे चंद्रयान 1, 2, 3, मिशन मंगलयान 2, गगनयान, आदित्य L1 और नेविगेशन सिस्टम। जैसे नेविगेशन सिस्टम हम समझ रहे होंगे, जैसे GPS है, ठीक, ग्लोनास है, और उसका क्या नाम अपने भारत का है नाभिक, ठीक। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसरो से। दोस्तों आपको इसरो के बारे में बताने से पहले हम आप लोगों को अंतरिक्ष के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, अंतरिक्ष क्या है, एक्चुअल में पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर अंतरिक्ष माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले देखें कि जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर एक कार्बन रेखा निर्धारित की गई है, उसे ही अंतरिक्ष माना जाता है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, आप देख रहे हैं ये सामने कि ये पृथ्वी है, ठीक है, ये दिख रही है आपको, और ये समुद्र तल है मान लो, ठीक। तो यहाँ से जो ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई है, ये कार्बन रेखा है 100 किलोमीटर की ऊंचाई, और इसके ऊपर का जो भी ये भाग है इसे अंतरिक्ष कहेंगे। आप एक बार फिर देख लें, ये जो रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है, ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर के भाग को हम अंतरिक्ष बोल देते हैं। पृथ्वी से या समुद्र तल से 100 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसे हम कार्बन रेखा के ऊपर को भाग को अंतरिक्ष बोल देते हैं, जिस समुद्र तल से। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले पड़ता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके ऊपर कार्बन रेखा पड़ती है, तो उसके ऊपर के भाग को अंतरिक्ष बोलते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि अपने इसरो का विकास किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे इसरो की जो है गठन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए तो दोस्तों हम परमाणु विभाग के लिए तो काम कर रहे थे, परमाणु ऊर्जा विभाग में तो काम कर रहे थे, लेकिन हम अंतरिक्ष या स्पेस के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। तो उसी समय एक समिति का गठन किया गया दोस्तों 1962 में, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इनकॉस पर बोलते हैं, आपने सभी ने नाम सुना होगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन किया गया। और दोस्तों इसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। और इन्होंने थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, जो तमिलनाडु में दोस्तों TERLS, वहाँ इन्होंने काम शुरू किया। स्पेस के लिए जो अंतरिक्ष के लिए काम स्टार्ट किया दोस्तों, वो इस स्टेशन से शुरू किया दोस्तों, ठीक है। और ये जो विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ये काम शुरू किया गया दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए। तो दोस्तों आगे हमने 15 अगस्त 1969 को, मतलब आज़ादी वाले दिन ही, हमने एक इसका पुनर्गठन का प्लान बनाया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो सिर्फ केवल अंतरिक्ष के लिए काम करे, स्पेस के लिए काम किए। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, इसरो एक संस्था बनाई दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हमने बनाया, और उसके लिए काम करना स्टार्ट किए। तो आइए अब हम बताते हैं आप लोगों को इसरो के बारे में कि इसरो का कैसे कैसे विकास हुआ और कैसे कैसे उसका आगे बढ़े हम। तो दोस्तों हम देख लेते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसरो की स्थापना और ये कैसे कैसे काम कर रहा था, तो हम इसके बारे में आपको बता देते हैं।
दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ कि 1969 में क्या एक इसरो की स्थापना हुई। और ये इसरो की स्थापना जब हुई तब ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर काम कर रहा था। जब इसकी 1969 में स्थापना की गई विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, तब ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर काम कर रहा था। लेकिन उसके कुछ समय बाद विकास और हुआ, तो 1972 में दोस्तों डॉस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का वो हुआ दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई 1972 में। तो फिर ये किसके अंदर काम करने लगा? डीओएस डॉस के अंदर पहले काम कर रहा था, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर दोस्तों। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दोस्तों इसका कर्नाटक बेंगलोर में है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसका जनक दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। जो विक्रम साराभाई जिन्होंने स्पेस विभाग की स्थापना की या स्पेस के लिए काम किया शुरुआती दौर में, तो उन्हें इसका जनक माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को दोस्तों। अब इसके फर्स्ट चेयरमैन भी दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। और इसके थर्ड चेयरमैन दोस्तों सतीश धवन जी थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल था दोस्तों। जो जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? सतीश धवन जी का था। और 10वें दोस्तों वर्तमान के जो वो हैं दोस्तों के सिवान है। 2019 में इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है दोस्तों। अब इसरो के जो प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कैसे है कि किस प्रकार से काम करता है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले इसके ऊपर होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर। और इसके नीचे का होता है स्पेस कमीशन यानी स्पेस विभाग या अंतरिक्ष विभाग। उसके नीचे होता है एंट्रिक्स, ठीक है, एंट्रिक यानी एंट्रिक्स विभाग की हमने दोस्तों, इसके नीचे होता है एंट्रिक्स। और उसके नीचे होता है इसरो। इसरो के नीचे कई सेंटर काम करते हैं, जैसे BSS है, SHRS है, SAC है, NRSC है, ISPS है दोस्तों। ये एंट्रिक्स जो है, एंट्रिक्स क्या है? एंट्रिक्स ये है जैसे हम किसी विदेशी के जो उपग्रह वहाँ भेजते हैं, क्या नाम, कोई विदेशी है, उसने कहा कि हमारे भी कुछ उपग्रह हैं, कुछ वो हैं, क्या नाम, लॉन्च कर दो। तो उसके लिए हमने लेन देन के लिए एक अलग विभाग बना रखा है एंट्रिक्स। तो उसके माध्यम से हम इसको इस पे काम करते हैं। इसके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। इसरो के अंदर जैसे ये जो पहला विभाग है BSS यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। ये दूसरा दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ऐसे कई सारे मतलब जो प्रमुख केंद्र हैं जिसके नीचे इसरो के नीचे जो काम करते हैं, जो कोई प्रक्षेपण यान बनाता है, कोई फ्यूल पे काम करता है, कोई उपग्रह के लिए काम करता है, इस प्रकार से काम जो भी होता है सबके अलग अलग केंद्र है। तो एक बार हम फिर इसको दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया दोस्तों? बेंगलुरु में। और इसके जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसके थर्ड चेयरमैन कौन थे? सबसे ज़्यादा जिनका लंबा कार्यकाल था दोस्तों, सतीश धवन जी। और 10th थे जो 10वें चेयरमैन है, इसमें वर्तमान में भी दोस्तों यही है, के सिवान, ठीक। इनको दोस्तों 2019 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये हमने आप लोगों को केंद्र डिस्कस कर लिए कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो अब हम इसरो के जो जितने प्रमुख केंद्र हैं, जो फ्यूल के लिए काम करता है, जो प्रक्षेपण यान के लिए काम करता है, उन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों प्रमुख केंद्र है उनके बारे में देख लीजिए। देखिए जो पहला केंद्र है डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये दोस्तों कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है, ये केरल में है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में दोस्तों। ये किसके लिए काम करता है ये सेंटर? ये प्रमोशन के लिए यानी लॉन्चिंग व्हीकल जो तैयार किए जाते हैं उन पे काम करता है। ये केंद्र क्या है? क्योंकि इसरो के जितने केंद्र हैं, बहुत सारे मतलब जो केंद्र हैं इसरो के, उसके नीचे काम करते हैं, तो वो सबके अलग अलग काम है। कोई व्हीकल के लिए काम करता है, कोई दोस्तों उपग्रह प्रमोशन के लिए काम करता है, कोई दोस्तों उसके पेलोड के लिए काम करता है। तो ऐसे कई सारे हैं। तो जो पहला केंद्र है दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई जो इसरो के जनक हैं उनके नाम पे इस केंद्र का वो रखा गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों किसके लिए काम करता है? लॉन्चिंग व्हीकल के लिए। सो पहला केंद्र है डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये लॉन्चिंग व्हीकल के लिए काम करता है। दूसरा दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये दोस्तों किसके लिए काम करता है? ये दोस्तों उपग्रह प्रमोशन, ये तो क्या करता है? लॉन्चिंग व्हीकल तैयार करता है। ये कैसे दोस्तों? जो उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, मान लो किसी कोई एक जगह है जहाँ पे ये दोस्तों ये रॉकेट है, ठीक है, या कोई उपग्रह है, तो उसको लॉन्च करने का काम कहाँ से होता है दोस्तों? सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोस्तों। इसका जो केंद्र है कहाँ पे है दोस्तों? श्री हरिकोटा में, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इसका ये पहले जो पुराना नाम हुआ करता था श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र हुआ करता था दोस्तों। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक। अब अगला तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र दोस्तों, SAS।
ये दोस्तों अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। ये पेलोड का विकास के लिए काम करता है। ये केंद्र पेलोड जो भी हम सामान ले जाते हैं, जो भी वो ले जाते हैं, उसके विकास के लिए कि कितनी आसानी से और कितने कम वजन में ले जाया जा सके। भाई अंतरिक्ष में कोई चीज़ जा रही है तो उसका वजन भार होगा, तो उसको कम भार में ले जाया जा सके, ये पेलोड के विकास के लिए काम करता है। अगला दोस्तों है चौथा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC दोस्तों, ये हैदराबाद में। ये दोस्तों किसके लिए काम करता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए काम करता है, ठीक है। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए काम करता है। अगला दोस्तों मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र दोस्तों, मास्टर कंट्रोल यूनिट दोस्तों। तो ये दोस्तों इसका कहाँ पे केंद्र है? ये हासन कर्नाटक में। ये किसके लिए दोस्तों? नियंत्रण रखता है। जैसे मान लो कोई रॉकेट भेजा गया, कोई उपग्रह भेजा गया, तो उसको नियंत्रण रखने के लिए काम करता है दोस्तों। अगला दोस्तों इसरो नादेक कॉम्प्लेक्स, इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों कहाँ पे? ये तमिलनाडु में दोस्तों। जो उसके अंदर फ्यूल भरा जाता है, नादेक जो भी फ्यूल भरा जाता है उसके लिए काम करता है ये। और इसके बाद अगला दोस्तों है सातवां एंट्रिक्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एंट्रिक्स का काम है व्यापार संबंधी गतिविधियों को देखना। जैसे मान लो किसी का उपग्रह में भेजना है, जैसे भारत ने अभी कई विदेशियों के उपग्रह भेजे थे। एक बार 37 भेजे थे, एक बार कुछ ऐसे 130 के आसपास भेजे थे। तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इसीलिए ये व्यापार का काम देखता है। मान लो विदेश से कोई किसी ने कह दिया कि हमारा उपग्रह एक लिए जाइए, हमारा एक उपग्रह लिए जाइए, तो उसके लिए काम करता है। उससे पैसा लेन देन, कैसे काम करना, कितना कहाँ खर्च होना है, तो व्यापार का काम कौन करता है? एंट्रिक्स। ऐसे ही हमने सारे आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देते हैं कि ये किसके लिए काम करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये लॉन्चिंग व्हीकल के लिए काम करता है। ऐसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये दोस्तों उपग्रह प्रमोचन, यानी जो वहाँ से लॉन्चिंग का काम होता है, जो लॉन्च किया जाता है किसी को, जैसे जो भी उपग्रह लॉन्च किया गया उसके लिए काम करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ऐसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कंट्रोल सिस्टम के लिए काम करता है। ये क्या नाम, हासन कर्नाटक में केंद्र है, मास्टर कंट्रोल यूनिट। इसके बाद जो फ्यूल के लिए काम करता है वो इसरो नादेक कॉम्प्लेक्स करता है, और जो व्यापार संबंधी गतिविधियां हैं उसके लिए एंट्रिक्स काम करता है। तो अब देखते हैं दोस्तों जो हमारी कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं, हम ऑर्बिट के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों हम कक्षाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष में कक्षाएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं ऑर्बिट्स। जैसे हम कोई अपना उपग्रह जो सैटेलाइट है वो उसे प्रक्षेपित करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? जो हमारी पहली कक्षा है उसे निम्न भू स्थैतिक कक्षा कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसकी दोस्तों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक। इसे ध्रुवीय कक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कक्षा जो है, इसमें हमारा अंतरिक्ष स्टेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इसी कक्षा में दोस्तों है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये दोस्तों निम्न भू स्थैतिक कक्षा में ही स्थित है। दूसरी कक्षा हमारी कौन सी है दोस्तों? मध्य भू स्थैतिक कक्षा। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? MEO में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? नेविगेशन उपग्रह, जो भी दोस्तों जैसे GPS हुआ और ग्लोनास हुआ, या हमारे देश का जो नाभिक है, नाभिक हमने जो बनाया है अभी उसके लिए क्या नाम, GPS की तरह, तो वो ये सभी उपग्रह जो है दोस्तों मध्य भू स्थैतिक कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। तीसरा दोस्तों क्या है? भूतुल्यकालिक कक्षा, GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर से ऊपर, 36,000 किलोमीटर के ऊपर जितना भी भाग है वो दोस्तों भूतुल्यकालिक कक्षा यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आता है। चौथी दोस्तों क्या होती है? भू स्थैतिक कक्षा। ये दोस्तों कोई अलग से कक्षा नहीं है, लेकिन ये है जो पृथ्वी का झुकाव है भूमध्य रेखा से 0 डिग्री, वहीं पे ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये क्या नाम कक्षा मानी जाती है। जो GTO कक्षा है, ये दोस्तों जियो ट्रांसमिशन ऑर्बिट जो है, ये दोस्तों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे माना जाता है, ठीक है। ये दोस्तों हमारी चारों कक्षा हो गई। पहली कक्षा कौन सी है? भूस्थैतिक कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट। और दूसरी क्या है दोस्तों? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तीसरी क्या है दोस्तों? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और चौथी दोस्तों GTO, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। दोस्तों जब हम किसी उपग्रह को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कोई सामान ले जाएगा। जैसे हम किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसके लिए हमें कोई साधन चाहिए होता है, बाइक है, कार है, कुछ तो चाहिए होता है। ऐसे दोस्तों व्हीकल होता है कि ये क्या नाम उपग्रह को लॉन्च करने के लिए, जो स्पेस में जो क्या नाम जो भी हम उपग्रह ले जाते हैं उसके लिए लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास दोस्तों कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल हैं? SLV है, ASLV है, PSLV है, GSLV है। दोस्तों ये काफ़ी पुराने हैं, ये अभी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। जो PSLV है,
ये बहुत अच्छे से काम करता है। और अगला है दोस्तों जीएसएलवी। तो जीएसएलवी और पीएसएलवी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ये पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दोस्तों ये किस प्रकार से होता है? इसमें 4 चरण होते हैं। जो ये व्हीकल होता है इसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो पहला चरण होता है उसमें दोस्तों ठोस फ्यूल भरा होता है। दूसरा चरण होता है उसमें द्रव फ्यूल भरा होता है। तीसरा चरण जो होता है दोस्तों उसमें भी ठोस होता है। चौथे में द्रव होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका वो होता है। इसका जो पहली बार जब हम लोगों ने ये बनाया पीएसएलवी, तो ये दोस्तों असफल हुआ। पीएसएलवी D1, जो पीएसएलवी D1 1993 ने हम लोगों ने इसका विकास किया और ये असफल हुआ। इससे एक दोस्तों P2 करके एक हमने उपग्रह लॉन्च किया था, तो जो इसमें असफल हुआ। अगला दोस्तों 1994 में हमने एक और उपग्रह लॉन्च किया पीएसएलवी D2 के माध्यम से, ये दोस्तों सफल हुआ। पहला जो हमारा पीएसएलवी का लॉन्चिंग व्हीकल सफल हुआ वो पीएसएलवी D2 सफल हुआ 1994 में। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा अच्छा व्हीकल माना जाता है हमारे भारत के लिए। सबसे ज़्यादा जितने भी ऑपरेशन चलते हैं इसरो के, ज़्यादातर ऑपरेशन दोस्तों ये पीएसएलवी ही करता है। तो इसे दोस्तों एक खिताब दिया गया है वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो। वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बताइए इसरो का वर्क हॉर्स किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसे वर्क हॉर्स का खिताब भी मिला है पीएसएलवी को। अगला दोस्तों हम अपना देख लेते हैं जीएसएलवी। जीएसएलवी क्या है दोस्तों? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों संचार उपग्रह जो होते हैं, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए या उससे ज़्यादा ऊंचाई पे जो भेजे जाते हैं उपग्रह, उनके लिए काम करता है। और इसमें दोस्तों क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ठीक, ये जो जीएसएलवी है इसमें खास यही है कि ये जो था इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जो दोस्तों उसमें ठोस फ्यूल भरा होता है। ठीक है, दूसरा चरण होता है उसमें द्रव फ्यूल भरा होता है, और जो तीसरा चरण होता है दोस्तों उसमें क्रायोजेनिक ईंधन भरा होता है। क्रायोजेनिक ईंधन क्या है? यानी H2+O2 मिला के मिक्स करके भरा जाता है, जिससे दोस्तों इसमें आग लगाई जाए नीचे से, तो नीचे की तरफ जो है क्रिया करे और आगे की ओर प्रतिक्रिया करे और व्हीकल ऊपर की ओर बढ़ता चला जाए। दोस्तों अगर ऑक्सीजन नहीं हम इसमें डालेंगे, मान लो काम तो H2 कर रहा है, हाइड्रोजन दोस्तों। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो फिर उससे आग नहीं लग पाएगी, तो इसीलिए H2+O2 मिला के इसमें डाली जाती है। ठीक है, तो ये हमने आप लोगों को बताया, कक्षाएं बता दी सारी, जो तीनों कक्षाएं हैं। जीटीओ कक्षा है उसके बारे में बता दिया। अच्छा, जीटीओ कक्षा एक बार और देख लेते हैं आप कि जीटीओ जो कक्षा है, जैसे ये पृथ्वी है मान लो। ठीक है, और पृथ्वी से ये जो भूमध्य रेखा ये है, ठीक है, इससे जो 0 अंश का वो होगा, 0 अंश पे जो झुकाव होगा वो 36,000 किलोमीटर के ऊपर, चाहे वो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी दोस्तों हो सकता है, ऊपर की ओर साइड में 36,000 किलोमीटर पे जो 0 अंश जिसका झुकाव होगा, तो उसे जीटीओ माना जाएगा। एक और बात दोस्तों, जो ये भूस्थैतिक कक्षा होती है, वो भूस्थैतिक कक्षाएं सारी भूतुल्यकालिक कक्षाएं होती हैं, लेकिन जो भूतुल्यकालिक कक्षाएं होती हैं वो सारी भूस्थैतिक कक्षाएं नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, हमने लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बताया, आपको कक्षाओं के बारे में बताया, तो आइए और आगे देखते हैं। दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं जो इसरो के महत्वपूर्ण अभियान हैं, जो इसरो ने महत्वपूर्ण अभियान भेजे हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से वही हम बताएंगे इसमें, जो सारे मिशंस नहीं बताएं। इसरो ने तो बहुत सारे मिशंस किए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। दोस्तों पहला मिशन है चंद्रयान-1, जो दोस्तों कब भेजा गया? 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया, और ये चंद्रमा के ऑर्बिट में कब पहुँचा दोस्तों? 8 नवंबर 2008 को पहुँचा। ये कहाँ से दोस्तों भेजा गया? श्री हरिकोटा से भेजा गया। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से दोस्तों लॉन्च किया गया। दोस्तों उपग्रह जो प्रक्षेपण यान केंद्र है वो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि श्री हरिकोटा में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि थर्ड जो है अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं इसरो के, सतीश धवन जी, और सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल सतीश धवन जी का ही रहा है दोस्तों। ठीक है, और करंट में तो आपको पता ही है कौन है, क्या नाम इसरो के अध्यक्ष दोस्तों? के सिवान। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि दोस्तों ये जो भारत का चंद्र मिशन था, ये पहला भारत का चंद्र मिशन था, जो चंद्रयान-1 था सबसे पहला। इससे पहले हमने कोई मिशन चंद्रमा पे नहीं भेजा था, और इसकी जो टोटल लागत दोस्तों कितनी थी? 386 करोड़ रुपए थी दोस्तों। इसके बाद ये मिशन दोस्तों 312 दिन चला। वैसे इसकी अवधि जो थी वो 2 साल के लिए थी,
जो इसकी अवधि थी, जो हमने मिशन भेजा था, यानी ये ऑर्बिटर मिशन था। आप लोग देख ही रहे होंगे कि चंद्रमा की कक्षा में घूमने के लिए भेजा गया था, कि उससे पता लगाना कि चंद्रमा पे क्या क्या है, कैसी भूमि है, जल है कि नहीं है, उसके लिए भेजा गया था। तो ये 2 साल के लिए मिशन भेजा गया, लेकिन ये 312 दिन में मतलब इससे संपर्क टूट गया और पता नहीं लगा। और ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला दोस्तों छठा देश बन गया। जब हम चंद्रमा पे पहुंचे, छठवां देश बन गए। और विश्व का दोस्तों 68वां मिशन था ये। और पहला मिशन विश्व का कौन सा दोस्तों? लूना 2 दोस्तों यूएसएस ने भेजा था, यूएसएसआर ने, यानी रसिया ने दोस्तों सबसे पहला मिशन भेजा था, लूना 2। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा पे कौन पहुंचा? यूएसए पहुंचा, फिर रूस पहुंचा, फिर ईयू पहुंचा, यूरोपीय यूनियन दोस्तों, फिर जापान पहुंचा, इसके बाद चीन, और छठे नंबर पे दोस्तों भारत पहुंच गया। अब दोस्तों इस मिशन ने क्या उपलब्धता प्राप्त की? सबसे पहले इसने क्या किया दोस्तों? जल की उपलब्धता का पता लगाया कि चंद्रमा पे जल है दोस्तों, ठीक है, उसका पता लगाया। और ये दोस्तों किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया? ये जो उपग्रह था दोस्तों PSLV C11 से। तो आप लोग सारी चीज़ें देख लीजिए। देखिए सबसे पहले ये मिशन कब गया? 22 अक्टूबर 2008 को यहाँ से लॉन्च किया गया, और 8 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुँच गया, यानी ऑर्बिट में पहुँच गया, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला मिशन था और विश्व का दोस्तों 68वां मिशन था, ठीक। हम दोस्तों चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाले छठे देश बन गए। जब हमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो हम छठे देश बन गए। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि 2017 में नासा ने, जो ये हमारा संपर्क टूट गया था, यानी हम 312 दिन ही चंद्रमा की कक्षा में रह पाए, तो मैं इसका जो है पता लगाया कि अभी वो मिशन चल रहा है। वो मतलब हम चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, 200 किलोमीटर दूर चंद्रमा की कक्षा से हम वहाँ घूम रहे हैं, ये नासा ने बताया था। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, चंद्रयान 2 दोस्तों मिशन। दोस्तों ये भी मिशन श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया, और इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो था GSLV Mk3 M1। इसी को दोस्तों हम बाहुबली बोल देते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि बाहुबली किस लॉन्चिंग व्हीकल को बोला जाता है, तो यही दोस्तों है, इसे बाहुबली ही कहा जाता है, ठीक है। मूवी वाला बाहुबली नहीं, इसका नाम हम लोगों ने बाहुबली दिया है, ठीक है। ये दोस्तों कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को हमने इसे लॉन्च किया, ठीक। इसमें जो प्रमुख अंग थे वो कौन कौन से थे? इसमें दोस्तों एक ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। जो ऑर्बिटर था दोस्तों वो तो इसने कंप्लीट कर दिया था। लैंडर जो इसका था वो था दोस्तों विक्रम जो साराभाई हमारे स्पेस के जो जनक हैं, जिन्हें हम स्पेस का जनक मानते हैं, विक्रम साराभाई, तो उनके नाम पे इस लैंडर का नाम रखा गया था। और रोवर का नाम था दोस्तों प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, संस्कृत भाषा में इसे ज्ञान बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम उसके बारे में जानना, तो इसे प्रज्ञान इसका नाम दिया गया था। तो पहली स्टेप तो इसने कंप्लीट कर ली थी, इसने चंद्रमा की कक्षा में ये पहुंच गया था। लेकिन लैंड करने के टाइम इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो जो ये दोस्तों वहाँ पे क्रैश कर गया। तो इसने दोनों स्टेपें थी ये कंप्लीट नहीं कर पाई, तो ये मिशन असफल हो गया दोस्तों। 95% तो हम इसमें सफल हो गए, 5% हम रह गए दोस्तों लास्ट में। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? चांद की जो भौगोलिक स्थिति है उसका पता लगाना। और ये चांद के किस क्षेत्र में भेजा गया था? दक्षिणी ध्रुव जो है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए भेजा गया था। अगर हम सही से लैंड कर जाते तो दोस्तों विश्व के सबसे पहला देश हम बन जाते दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, क्योंकि आज तक अभी तक कोई जो देश है वो चंद्रमा की कक्षा पर लैंड नहीं कर पाया है, तो इसलिए इस मिशन को भेजा गया था। काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं। अब दोस्तों इसी की वजह से हम चंद्रयान मिशन 3 भी भेजेंगे। तो इसका सिर्फ काम कितना है दोस्तों? इसका काम है सॉफ्ट लैंडिंग करना। हम इसको भेजेंगे 2022-23 में। तो दोस्तों इसका इतना ही काम है, क्योंकि 95% तो हम पूरा कर चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन में इतना ही काम है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग जाके दक्षिणी ध्रुव पर कर सकें, और हो सकता है ये 2022-23 के बीच में भेज दिया जाएगा। तो ये हमने आपको चंद्रयान 1 बताया, चंद्रयान 2 बताया दोस्तों, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। आगे के मिशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि भारत के जो महत्वपूर्ण मिशन में हमने चंद्रयान 1 देखा, चंद्रयान 2 देखा और चंद्रयान 3 देखा। अब हम देखते हैं मंगल मिशन के बारे में, जो हमने मंगल मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन जो भेजे हैं उनके बारे में देखते हैं। जो हमने पहला मिशन भेजा मंगल मिशन, वो दोस्तों PSLV C25 से हमने भेजा, जो हमारा प्रक्षेपण यान था PSLV C25। ठीक है दोस्तों, इससे हमने भेजा इसको मंगल मिशन में। और दोस्तों ये कब भेजा था हमने? 5 नवंबर 2013 को भेजा था, और ये पहुंचा कब दोस्तों? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा दोस्तों। ये मतलब हमने 5 नवंबर 2013 में भेजा और ये इतने टाइम बाद पहुंचा 24 सितंबर 2014 को, ठीक है।
दोस्तों हम मंगल पर पहुंचने वाले चौथे देश बन गए। सबसे पहले नासा पहुंचा था, फिर यूरोपीय यूनियन, फिर सोवियत संघ पहुंचा, इसके बाद भारत पहुंचा। चौथे नंबर का देश जो है भारत बन गया। अब दोस्तों अगर बात कर लें कि मंगल मिशन में खर्चा कितना हुआ दोस्तों टोटल, दोस्तों 450 करोड़ का इस मिशन में खर्चा हुआ हमारे। और दोस्तों अगर अमेरिका से इसकी तुलना करें, अमेरिका वर्सेस भारत की, अमेरिका में इसी मिशन को, जो मिशन हमने भेजा 450 करोड़ रुपए में, वही अमेरिका ने कितने में भेजा और भारत में कितने में भेजता, उसकी अगर तुलना करें दोस्तों, अमेरिका ने भेजा इसको 671 मिलियन डॉलर में, और हमारा कितना टोटल कितने कम में गया दोस्तों, हमारा गया 74 मिलियन डॉलर में। मतलब कितना बड़ा फ़र्क दोस्तों। तो हम वैसे भी सस्ते हैं लेकिन अच्छे हैं। अब दोस्तों बात कर लें कि जो मिशन मंगल 2 गया, मतलब मंगलयान 2 जो मिशन है वो जाएगा कब दोस्तों, ये भी ऑर्बिटर मिशन रहेगा और ये 2022-23 में जाने की इसकी संभावना है। कोरोना की वजह से ये जितने भी इसरो के मिशन हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये मंगल मिशन देख लिया हमने, मंगलयान 2 देख लिया। अब अगला देखते हैं गगनयान दोस्तों। गगनयान दोस्तों 2023 में जाने की इसकी संभावना है दोस्तों। पहले इसकी जो है 2022 में जाने का वो था, लेकिन कोरोना की वजह से ये आगे बढ़ा दिया गया। हो सकता है और थोड़ा आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर हम बात कर लें कि भारत, अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा मतलब मानव अंतरिक्ष उड़ान भरने वाला देश बन जाएगा। अंतरिक्ष में जो मानव जाएंगे या एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तो वो उसमें चौथे नंबर पे भारत आ जाएगा, अगर हमने ये सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। और दोस्तों हम ये किसके सहयोग से कर रहे हैं, ये दोस्तों हम रूस के सहयोग से कर रहे हैं। और दोस्तों रूस और यूक्रेन का वार चल रहा है दोस्तों, तो इस वजह से ये मिशन हो सकता है थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। तो इसका दोस्तों किस प्रकार से ये मिशन जाएगा, इसमें 3 मिशन जाएंगे। पहला जाएगा जीवन यानी गगनयान फर्स्ट, ये जाएगा मानव रहित दोस्तों, ये क्रूड मिशन होगा, ये खाली होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये केयर के माध्यम से जाएगा, एक केयर मिशन, मतलब जैसे हमने एस्ट्रोनॉट भेज दिए या हमने जो भी लोग भेजे, मानव जो भी भेजे, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती, उन्हें कोई दिक्कत होती, उन्हें वापसी लाने के लिए क्रूड मिशन यानी ये खाली भेजा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा मिशन भेजा जाएगा दोस्तों अनक्रूड मिशन। इसमें दोस्तों व्योममित्रा नाम से एक रोबोट जाएगा, व्योममित्रा नाम का एक रोबोट होगा, वो जाएगा और ये उसके मतलब वहाँ की जो माहौल होगा उसके बारे में जानकारी लेगा और ये हमें सूचनाएं देगा। तो व्योममित्रा एक इसरो का ही रोबोट है, तो इसके माध्यम से जाएगा। तीसरे मिशन में दोस्तों हम मानव मिशन भेजेंगे, जो हम अपने लोग भेजेंगे या एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे तो उनको तीसरे मिशन में भेजेंगे। अब बात करें अगर इसमें खर्चे की बात टोटल, तो इसमें दोस्तों 9023 करोड़ रुपए इसका खर्चा हो रहा है इस मिशन में। इस कार्यक्रम का उपयोग मतलब इसमें क्या क्या होगा दोस्तों, मानव रेटेड लॉन्च वाहन, मतलब इसमें मानवों के भेजने के लिए एक वाहन होगा, ठीक है। एक क्रूड स्केप मिशन, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उनको वापसी लाने के लिए एक सिस्टम होगा कि उन्हें जिंदा वापस पृथ्वी पे कैसे लाया जाए, तो उसके लिए। और उनके रहने के लिए मॉड्यूल सिस्टम होगा, जब वो जहाँ पे रहेंगे अंतरिक्ष में, वहाँ रहने के लिए उनके लिए एक व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है दोस्तों, भारत चाह रहा है कि जैसे नासा वगैरह के अंतरिक्ष स्टेशन है, वैसे वो भी मतलब अपना एक स्टेशन अंतरिक्ष में बना सके और जो भी गतिविधियां होती हैं विश्व के लेवल पे उन पे अपनी नज़र रख सके। तो इसलिए ये मिशन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक हमने पूरा कर लिया तो शायद हम अगले आने वाले समय में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों गगनयान बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर अब गगनयान में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि मानव मिशन भेजने वाला हमारा देश किस स्थान पे है दोस्तों, तो चौथे नंबर पे है हमारा देश। मतलब अगर ये भेज लिया हमने सफलतापूर्वक तो चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्रूड मिशन के बारे में भी पूछ सकता है। जो ये क्रूड मिशन है ये केयर के थ्रू भेजा जा रहा है, मतलब जो लोग भेजे जाएंगे उनकी केयर करने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए क्रू एटमॉस्फेरिक के जरिए भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी गगनयान की वो है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो हमारा नौवहन प्रणाली है यानी नेविगेशन सिस्टम है, जैसे अमेरिका का जीपीएस है और रूस का ग्लोनास है और दोस्तों चीन का क्रू है, ऐसे जितने मिशन है उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने नौवहन सिस्टम के बारे में। उससे पहले एक मिशन हम और बता दें आपको, ये आदित्य L1 मिशन है। ये दोस्तों सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा भारत से। जो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा भारत का, जो दोस्तों सूर्य के कोरोना के बारे में ये रिसर्च करेगा। दोस्तों सूर्य का कोरोना का मतलब ये अपना जो कोरोना है कोविड-19, इसकी बात नहीं कर रहा है दोस्तों। आपने ये कोविड-19 की भी फोटो देखी होगी, इस तरह का दोस्तों उसमें भी बना होता है। तो ये जो साइड का सिस्टम है ना, इसी को सूर्य का कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो इन किरणों का अध्ययन करने के लिए इसका इसलिए भेजा जा रहा है आदित्य L1 मिशन। दोस्तों ये किस यान के द्वारा भेजा जा रहा है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसमें दोस्तों PSLV एक्सल है दोस्तों, PSLV एक्सल। और दोस्तों जो ये उपग्रह है या सैटेलाइट है, इसका टोटल वजन कितना है, 400 किलोग्राम का। ये मतलब हल्का ही वो है उपग्रह। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों नेविगेशन सिस्टम।
नेविगेशन सिस्टम दोस्तों हमने भारत ने भी लॉन्च किया है। ये दोस्तों किसके माध्यम से, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से। इसमें दोस्तों 9 सैटेलाइट होंगे, जो 9 सैटेलाइट होंगे। और दोस्तों ये भारत से 1500 किलोमीटर, जैसे ये मान लो भारत है, ठीक है, ये अगर देखें इस तरीके से, अगर ये ठीक है भारत है मान लो, तो दोस्तों इसके 1500 किलोमीटर के एरिया में, ये 1500 किलोमीटर आसपास के एरिया को कवर करेगा। ठीक है, ये लोकल लेवल पे काम करेगा, ज़्यादा मतलब बड़े एरिया में नहीं काम करेगा, कि विश्व लेवल पे काम नहीं करेगा। मात्र 1500 किलोमीटर इधर, 1500 इधर, 1500 इधर, 1500 इधर, जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, जो भी ये भारत के पड़ोसी देश हैं, उन देशों के लिए ये भी काम करेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर इस क्या नाम, अपने इसके नाम की बात करें तो इसका नाविक नाम है दोस्तों, ये भारत के जो नाविक हैं उन लोगों को समर्पित किया था हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हीं के नाम पे ये नाविक इसका नाम रखा दोस्तों। ठीक है, और ये लोकल लेवल पे काम करेगा, ग्लोबल लेवल पे नहीं। बाकी जो यूएसए का जो जीपीएस है ये ग्लोबल लेवल पे काम करता है, रूस का ग्लोनास है ये भी ग्लोबल लेवल पे काम करता है, और यूरोपीय यूनियन का दोस्तों गैलीलियो है, तो ये सब ग्लोबल लेवल का काम करते हैं। अब बाकी हमारा जो है ये लोकल लेवल पे काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर एक बात और आपको बता दें, अभी पहले हमने बता दिया था कि जो अपने वो हैं क्या नाम, इसके चेयरमैन हैं, ये दोस्तों यश सोमनाथ हैं दोस्तों, ये 14 जनवरी 2022 को चेंज हुए थे। ये सोमनाथ जो इसके चेयरमैन है इसरो के, ये 14 जनवरी 2022 को चेंज हुए थे। ठीक है, अब के सिवान नहीं है, के सिवान का कार्यकाल 13 जनवरी 2022 तक का ही था, अब 14 जनवरी से यह सोमनाथ बन गए। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ें आपको बताई, जो अंतरिक्ष के जो भी प्रोग्राम थे भारत के, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, जितने भी मिशन जाने को हैं भारत से, जितने जा चुके हैं, जो अपने PSLV है, GSLV है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।